आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए तरीके का माहौल बन रहा है। पिछले दिनों मदरसे के सर्वे कराए गए, अब एक और नया आदेश जारी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वक्फ संपत्ति के सर्वे को लेकर के एक आदेश जारी किया गया है। कौन सी संपत्ति का यह सर्वे होगा, कौन कौन सी वक्फ की संपत्तियों पर यह सर्वे किया जाएगा, क्या होगा वक्फ की संपत्ति का, कौन से कानून के तहत इसको किया जा रहा है, आज हम इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि आखिर वक्फ संपत्ति क्या होती है और इसकी शुरुआत कहां से होती है और इसका कंसेप्ट क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें खास होती हैं, किस किस तरीके से इसको किया जाता है, कौन इसको मैनेज कर सकता है। दरअसल वक्फ संपत्ति का जो कंसेप्ट है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आया। उससे पहले वक्फ संपत्ति का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। एक रिवायत में आता है कि हजरत उमर ने आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं एक जमीन है मेरे पास, मैं उसका सही इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि आप इसको वक्फ कर दो, यानी इस संपत्ति को आप इसके जो जनहित होता है, जो लोगों की खिदमत होती है, उसके लिए इसको वक्फ कर दो। दरअसल वक्फ जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है ठहरना। यानी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है और आप उसको वक्फ करते हैं तो वो वहीं पर ठहर जाती है, उसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है और जो संपत्ति एक बार वक्फ हो जाती है उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक जो हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। वैसे देश भर में अगर देखा जाए तो वक्फ की कुल 8,51,535 वक्फ संपत्तियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,62,229 संपत्तियां वक्फ में जो रजिस्टर्ड हैं, उसमें से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के अधीन 1,50,000 हैं, जबकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो उत्तर प्रदेश है उसके अधीन 12,229 हैं। पूरे देश का करीब करीब 15 से 17% हिस्सा जो है वक्फ का वो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में वक्फ का अगर सर्वे होगा तो काफी जो है चीजें उथल पुथल होने वाली है। हालांकि इसको लेकर के सरकार ने पहले से ही कानून बनाए हुए हैं। देश के अंदर जो सबसे पहले कानून बना वक्फ को लेकर के वो 1954 में बना, 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट 1954। उसके बाद 1995 में इसमें चेंजेस हुए, फिर 2013 में इसमें चेंजेस हुए। इसी के चलते देश के अंदर एक काउंसिल भी बनी जिसे कहा गया सेंट्रल वक्फ काउंसिल। 1964 में इसको बनाया गया था, जो वक्फ बोर्ड एक्ट था उसके तहत इसको बनाया गया था। ये आमतौर पर देश के अंदर जो है वो वक्फ की संपत्ति को देखते हैं। हालांकि देश भर के अंदर कुल मिलाकर के 32 बोर्ड हैं ऐसे, यानी एक जो है केंद्र सरकार का बोर्ड है जिसे सेंट्रल वक्फ बोर्ड कहा जाता है, यानी केंद्रीय वक्फ बोर्ड। हालांकि राज्यों में अलग अलग हैं और कुल मिलाकर के पूरे देश भर में 32 बोर्ड हैं जो वक्फ संपत्ति के, यानी जो वक्फ बोर्ड कहलाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वक्फ संपत्ति का क्या होगा, क्या है उसका तरीका, किस किस तरीके से इसको किया जाता है। हालांकि कानूनी पेच जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको बेसिक बातें बताते हैं कि जब किसी भी वक्फ संपत्ति को वक्फ किया जाता है, यानी किसी संपत्ति को भी वक्फ किया जाता है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो कोई और चल अचल संपत्ति हो, आप उसको वक्फ कर सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है जिसके लिए सबसे पहले एक वक्फनामा तैयार होता है। उसके लिए जो संपत्ति होती है उसको वक्फ करने का जो है उसको बाकायदा उसका मकसद लिखा जाता है कि आप इसको क्यों वक्फ कर रहे हैं। तीसरी चीज होती है कि जो वक्फ बोर्ड जो होता है वो उसका सर्वे करता है और उस सर्वे के जरिए जो है उसको वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में लिया जाता है और उसका एक गेजेट ऑर्डर निकाला जाता है। उसके बाद प्रदेश का रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको अपने अधीन करता है और इस तरीके से ये पूरा जो मामला है प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दर्ज नहीं होता है तो फिर ये प्रक्रिया पूरी नहीं
नहीं मानी जाती है। इसको लेकर के कई सारी संपत्तियों पर विवाद हो चुके हैं। पिछले दिनों कर्नाटका की ईदगाह का जो विवाद था वो भी कुछ इसी तरह का था। वक्फ बोर्ड कहता था कि ये संपत्ति हमारे यहां पर दर्ज है, जबकि सरकार का कहना था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसको वक्फ के तौर पर दर्ज नहीं किया गया है, तो यानी इसको वक्फ नहीं माना जाएगा। बहरहाल अब बात करते हैं कि वक्फ संपत्ति आमतौर पर कितने तरीके की होती है। वैसे उसके मकसद और बाकी और कई सारी चीजों पर उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन आमतौर पर दो तरीके का वक्फ होता है। एक होता है पब्लिक वक्फ, यानी जिसका मकसद होता है पब्लिक चैरिटी, रिलीजियस चैरिटी या पब्लिक वर्क, यानी जो लोगों के काम होते हैं, जिसका मकसद होता है लोगों की भलाई करना। इसे अरबिक भाषा में कहा जाता है वक्फ अलल खैर, यानी पब्लिक वक्फ, जिसका मकसद होता है कि वो लोगों की भलाई हो, दीन की भलाई हो, अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ दिया जाए, वो होता है वक्फ अलल खैर। दूसरा होता है प्राइवेट वक्फ, जिसे कहा जाता है वक्फ अलल औलाद, यानी कोई भी संपत्ति को वक्फ तो किया जाता है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होगा वो उनके ब्लड रिलेटिव्स, यानी जो उनकी फैमिली है और उसके जो परिवार के लोग होंगे नीचे के, उनके पास रहेगा उसका मैनेजमेंट। उसका मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा। हालांकि वो रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड में होती है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होगा वो लाइफ टाइम जो है वो फैमिली के पास रहेगा। इसको कहा जाता है प्राइवेट वक्फ या वक्फ अलल औलाद। अब सवाल यह होता है कि इसका एक मुतवल्ली तय किया जाता है, यानी जब किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ किया जाता है उसका एक मुतवल्ली होता है। मुतवल्ली शब्द को आप बहुत गंभीरता से वैसे नहीं लें, इसका आमतौर पर मतलब होता है मैनेजर, यानी एक उसको मैनेजमेंट संभालने वाला होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जो मेन मुद्दा है सर्वे का, कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो किस चीज का सर्वे कराने जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जिनका वो सर्वे कराएगी। दरअसल 7 अप्रैल 1989 को जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो कांग्रेस की सरकार ने एक आदेश जारी किया था 7 अप्रैल 1989 को, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कोई सामान्य संपत्ति जिसमें बंजर जमीन, बीटा जमीन या ऊसर जमीन, यानी जो अनफर्टिलाइज या बंजर या जो पड़ी हुई जमीनें होती हैं जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं होता है, लेकिन वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, यदि कोई ऐसी भूमि का इस्तेमाल वक्फ के तौर पर हो रहा है, यानी मसलन कब्रिस्तान के तौर पर या मस्जिद के तौर पर या ईदगाह के तौर पर या किसी अन्य तौर पर किया जा रहा है, तो उसके जो रूप है, जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उस संपत्ति को वक्फ में ही रहने दिया जाए और उसको वक्फ में दर्ज कर लिया जाए, और बाकी जो जमीन उसकी बचती है उसका सीमांकन किया जाए, यानी उसकी सीमाएं तय की जाए कि कितनी जमीन वक्फ में इस्तेमाल हो रही है, कितनी जमीन बची हुई है। इस तरीके से यानी बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जो वैसी जमीनें हुआ करती थी, जो सामान्य संपत्ति होती थी, उन पर कोई इस तरह की चीज बना ली और उसको वक्फ में रजिस्टर करा लिया, यानी वक्फ में उसको रजिस्टर कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यही आदेश जारी किया गया है कि 7 अप्रैल 1989 को जो आदेश कांग्रेस सरकार ने जारी किया था उसको रद्द किया जाता है। यदि कोई भी सामान्य संपत्ति थी, बंजर, बीटा, ऊसर, ये 3 तरह की संपत्तियां होती हैं, यदि वो सामान्य संपत्ति थी और उसका इस्तेमाल वक्फ के लिए हो रहा था और उसको उस समय वक्फ में दर्ज कर दिया गया था, तो वो जो है उत्तर प्रदेश का जो राजस्व विभाग है उसके नियमों के खिलाफ है। लिहाजा उस समय पर जो संपत्तियां वक्फ के तौर पर दर्ज की गई, यानी जो सामान्य संपत्ति थी या सरकारी कह ले उनको, या जिनका कोई वारिस नहीं था, उन संपत्तियों को जो वक्फ के तौर पर दर्ज कराया गया है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है 1 महीने के अंदर। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं और जो उनके उप जिलाधिकारी हैं उन सभी से इसके सिलसिले में रिपोर्ट मांगी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है सीधे तौर पर 1989 के दौरान जो जमीनें वक्फ में रजिस्टर हुई थी उनको सरकार दोबारा से अपने कब्जे में लेना चाहती है। हालांकि इसको लेकर के राजनीतिक दावपेच भी काफी चल रहे हैं, उस पर हम अलग से एक एपिसोड करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1989 में यदि कोई संपत्ति वक्फ में दर्ज हो गई थी तो क्या अब उसे वापस लेना, 33 साल पुराने उस ऑर्डर को रद्द करना कितना सही ठहराया जा सकता है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ये जरूर बताएं और इस एपिसोड को शेयर जरूर करें ताकि लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन है वक्फ को लेकर के वो क्लियर हो जाए और लोगों को पता चले कि आखिर विवाद क्या चल रहा है।
आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।